नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़। और इस सीरीज़ की आज हम 172वीं क्लास को यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। आज की क्लास में भी आपको जीके के प्रीवियस ईयर के 20 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। इसकी मास्टर क्लासेस को भी देख सकते हैं, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। देखिए, सिंधु नदी तंत्र की जो आपकी 5 प्रमुख नदियां हैं उनको लेकर के सवाल बनते रहते हैं। इनमें से कौन सी नदी है जो भारत से नहीं आती है। सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। जो सिंधु नदी है वो आपके तिब्बत के मानसरोवर झील के नज़दीक जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है वहां से आती है। जो सतलज नदी है वो भी तिब्बत के मानसरोवर झील के नज़दीक जो राकसताल है वहां से आती है। इसके अलावा इन दोनों के अलावा जो बाकी की 4 नदियां हैं जिसमें रावी है, चिनाब है, ब्यास है और झेलम है, इन चारों का उद्गम भारत से ही होता है। जो रावी नदी है और ब्यास नदी है ये दोनों की दोनों हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के नज़दीक से निकलती हैं। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में जो बेरीनाग के नज़दीक में शेषनाग झील है वहाँ से आती है। और चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी हिमाचल के बारालाचा दर्रे से आती है। ठीक है, तो इन पांचों जो पूरी 6 नदियां हैं सिंधु नदी को मिला करके टोटल 6 नदियां आती हैं इसके अंतर्गत, सिंधु और सतलज। ये दोनों भारत के बाहर की हैं। बाकी 3 नदियां रावी, ब्यास और चिनाब ये हिमाचल से आती हैं और जो झेलम है वो जम्मू कश्मीर से आती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। तो वायुमंडल की जो अलग अलग परतें हैं उनको आपने सही क्रम में यहाँ पर लगाना है। जैसे ही हम पृथ्वी की सतह से ऊपर को चलते हैं तो सबसे पहले कौन सी परत आती है? सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फियर, जिसे शोभ मंडल कहते हैं। शोभ मंडल से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो फिर आपके पास आता है समताप मंडल। समताप मंडल से थोड़ा सा ऊपर आपका मध्य मंडल आता है जिसे मेसोस्फीयर कहा जाता है। मध्य मंडल के ऊपर आयनोस्फीयर आता है जिसे आयन मंडल या ताप मंडल कहते हैं। और फिर सबसे ऊपर आता है एक्सोस्फीयर जिसे बाह्य मंडल कहा जाता है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे नीचे शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। तो इनको आपने इस क्रम में यहाँ पर याद करना है। इंग्लिश में भी नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में शोभ मंडल की जगह पर वो हिंदी में ही ट्रोपोस्फियर लिख देता है। इसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं, इसे स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, इसे मेसोस्फियर कहते हैं, इसे आयनोस्फियर और इसे एक्सोस्फियर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके पास बनता है कि इनमें से किस परत में जो मौसमी घटनाएं होती हैं, बादल वगैरह जो वर्षा वगैरह होती है, सारी मौसमी घटनाएं किस परत में होती हैं? तो सारी मौसमी घटनाएं इस परत में होती हैं, शोभ मंडल में। दूसरा क्वेश्चन आता है, जो विमान, एरोप्लेन ये सब उड़ते हैं ये किस परत में उड़ते हैं? ये उड़ते हैं समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौसमी क्रिया नहीं होती है। समताप से ही आप पहचान जाएंगे, ताप यहाँ का लगभग समान रहता है। तो सबसे उपयुक्त 2 दशाएं पाई जाती हैं विमानों के लिए, वो इस परत में पाई जाती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इन 5 में से सबसे ठंडी वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो सबसे जो ठंडी वायुमंडलीय परत होती है ये आपकी मध्य मंडल होती है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर से अभिप्राय है। यानी गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं? कुछ दिन पहले हमने भारत के उद्योगों की बात करी थी हमारी भूगोल वाली सीरीज में। उसमें हमने जूट कारखानों के बारे में, जूट के उत्पादन के बारे में, जूट उद्योग के बारे में बात करी थी। और सबसे बेसिक पॉइंट यही था कि जूट को सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? देखिए, सदन की बात कर रहा है यानी संसद की बात हो रही है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। संसद में इस्तेमाल होने वाली भाषा, इसका उल्लेख आर्टिकल 120 में किया गया है। और विधान मंडल में इस्तेमाल होने वाली भाषा, उसका उल्लेख 210 में किया गया है।
120 में कहा गया है कि सदन के अंदर जो भी कार्यवाही होगी हिंदी अथवा इंग्लिश में होगी। ठीक है, और जो 120 का पहला खंड है वो ये कहता है कि अगर कोई सदस्य हिंदी या इंग्लिश में अपनी बात को सही से नहीं रख पा रहा है तो इसके तहत सदन का अध्यक्ष उसको अपनी मातृभाषा में बोलने की अधिकार या उसको इजाजत दे सकता है। तो ये बात किस में हो जाएगी? 120 एक में हो जाएगी। 120 में भाषा के बारे में बताया है कि किसका आप इस्तेमाल करेंगे, और अगर इसमें दिक्कत है तो आपको अध्यक्ष से इजाजत लेनी होगी, और वो प्रावधान करता है ये वाला। ठीक है, यहां पर तो आपको 120 विकल्प में नहीं दिया था, तो आप आसानी से बता देंगे कि 120 एक में ये बात कही गई है। कुछ एग्जाम में आर्टिकल 120 और आर्टिकल 120 एक ऐसे दोनों विकल्प आपको दिए गए थे, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को भी क्लियर रखना। ठीक है, वही बात 210 और 210 एक के बारे में लागू होती है विधानमंडलों के संदर्भ में। नेक्स्ट है, भारत की केंद्रीय सरकार में पंचायती राज मंत्रालय निम्न में से किस वर्ष में निर्मित हुआ था? देखिए, जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला वो 24 अप्रैल 1993 से जो लागू अधिनियम हुआ था, 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, उसके तहत मिल गया था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि केंद्र सरकार के अंदर यानी भारत के अंदर जो पंचायती राज मंत्रालय है, ये मंत्रालय कब बना? मंत्रालय इसको अलग से कब बनाया गया? तो मंत्रालय ये बना था सन 2004 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय के नाम से एक अलग मंत्रालय बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, यह किसका कथन है? ये काफ़ी ज़्यादा फेमस स्टेटमेंट रहा था, कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है, हाल ही का स्टेटमेंट है, ज़्यादा पुराना स्टेटमेंट नहीं है। यह स्टेटमेंट दिया था एन.वी. रमन्ना ने। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। एन.वी. रमन्ना देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। वर्तमान में डी.वाई. चंद्रचूड़ देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षति रक्षिता है? तो धर्मो रक्षति रक्षता यानी आप धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा करेगा। यह जो आदर्श वाक्य है, ध्येय वाक्य है, ये किसका है? यह ध्येय वाक्य रॉ का है, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का, हिंदी में अनुसंधान और विश्लेषण विंग। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। रॉ की स्थापना कब होती है? रॉ की स्थापना 1968 में करी गई थी। नेक्स्ट है, खतौली की लड़ाई किसके मध्य में हुई थी? खतौली का युद्ध मध्यकालीन इतिहास का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है, इसको लेकर कई बार सवाल आता है, ये युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये युद्ध आपके 1517-18 के दौरान लड़ा गया था। कुछ जगहों पर 1517 दिया है, कुछ जगहों पर 1518 दिया गया है। ज़्यादातर पहला रेफरेंस आप 1518 को ही देंगे। जो खतौली की लड़ाई थी यह राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो राणा सांगा थे मेवाड़ के शासक थे, इन्होंने इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। ठीक है, राणा सांगा ने बाबर के साथ भी एक युद्ध लड़ा था। इस युद्ध के ठीक 10 साल के बाद वो दूसरा युद्ध हुआ 1527 में, जो कि था खानवा का युद्ध, और उस युद्ध में राणा सांगा पराजित हो गए थे। नेक्स्ट है, तुलुवा वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा करी गई? देखिए, तुलुवा वंश, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए इसने शासन करा कहां पर था, किस क्षेत्र में यह शासन करता था। तुलुवा वंश ने विजयनगर साम्राज्य में शासन किया था। जैसा हमने जब विजयनगर साम्राज्य को कवर किया था उसके अंदर भी हमने बात करी थी कि विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 राजवंश शासन करते हैं। पहले राजवंश को कहा गया संगम वंश, दूसरे वंश को कहा गया सालूव वंश, तीसरे वंश को कहा गया तुलुवा वंश और चौथे वंश को कहा गया अराविडू वंश। ठीक है, जो संगम वंश था इसके जो संस्थापक थे वो हरिहर और बुक्का थे। अगर दोनों में से एक व्यक्ति का नाम आपको चुनने के लिए आता है तो आप हरिहर का नाम चुनेंगे, क्योंकि राजा हरिहर बना था। ठीक है, दूसरा वंश जो था सालूव वंश, इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था नरसिंह सालुव। ठीक है, और तीसरा जो वंश था तुलुवा वंश, इसकी स्थापना 1505 में होती है और इस वंश का जो संस्थापक था वो वीर नरसिंह था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चौथा वंश अराविडू वंश था, जिसका संस्थापक तिरुमल था।
तो विजयनगर साम्राज्य के ये 4 वंश हैं, इनके क्रम भी पूछे जाते हैं। संगम वंश आपके 1336 में स्थापित होता है और 1485 तक जाता है। सालू वंश 1485 में बना और 1505 तक चला। उसके बाद आपका तुलुवा वंश आया जो 1570 तक चला और उसके बाद अराविडु वंश यहाँ पर आता है। ठीक है, एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट इसको बनाती है कि ये जो तुलुवा वंश है जिसका संस्थापक वीर नरसिंह है, इसी के भाई थे कृष्णदेव राय, जिन्हें विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। ठीक है, वो इसी वंश के राजा थे। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी भारत में सर्वप्रथम किससे पराजित हुआ था? देखिए, मोहम्मद गौरी ने भारत पर कई बार आक्रमण किए थे। मोहम्मद गौरी ने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। उसके बाद इसने तराइन के 2 युद्ध लड़े, चंदावर का युद्ध लड़ा। इसको सबसे पहले किसने पराजित किया था? तराइन के पहले युद्ध में इसे पृथ्वीराज चौहान ने हराया जरूर था, लेकिन उससे पहले जब इसने 1178 में गुजरात पर, पाटन पर इसने आक्रमण किया था, तो उस समय जो वहां के राजा थे भीम द्वितीय, उन्होंने इसको पराजित किया था। तो गौरी को भारत में सबसे पहले किसके द्वारा और कब, कहां पर पराजित किया गया? तो गुजरात के पाटन में भीम द्वितीय वहां के शासक थे, उन्होंने गौरी को पराजित किया था। ठीक है, इसके बाद 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित किया था। अगले ही साल 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है और इस युद्ध में गौरी जीत जाता है। फिर 1194 में चंदावर का युद्ध होता है गौरी और जयचंद के बीच में, जिसमें गौरी दोबारा से जीत जाता है। ठीक है, तो इस वाले फैक्ट को आपने याद करना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके बारे में हमने कल भी बात करी थी, क्वेश्चन कल भी इसको लेकर के था कि इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। अब स्थापना, हेडक्वार्टर, इनसे आगे चल करके आपको इनकी कार्यप्रणाली को लेकर के, इनके सदस्य अध्यक्षों को लेकर के भी सवाल बनता है। वैसे ही 2 स्टेटमेंट दिए हैं, चलिए देखते हैं। पहला, यह केवल 1 वर्ष से कम समय में घटित मानवाधिकार उल्लंघन के किसी मामले की जांच कर सकता है। क्या पहला वाला कथन सही है? देखिए, जो मानवाधिकार आयोग है हमारे देश का, वो केवल उन्हीं घटनाओं की जांच कर सकता है जिनको घटित हुए अभी 1 साल से कम का ही समय हो रहा हो। मान लीजिए अगर कोई मानवाधिकार उल्लंघन की घटना होती है और उसको 1 साल से ज्यादा का समय हो जाता है और तब वो खबर सामने आती है, उसकी जांच ये आयोग नहीं कर सकता, सिर्फ उन्हीं की करेगा जो 1 वर्ष की अवधि के दौरान अभी हुई है। ठीक है, यानी 1 वर्ष से ज्यादा पुरानी वो घटना ना हो। तो पहला वाला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु होता है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है या फिर 70 वर्ष की आयु होता है। एक फैक्ट इनके सदस्यों को लेकर, अध्यक्ष को लेकर और याद करना कि जब ये सदस्य अध्यक्ष रिटायर होते हैं, इसके बाद ये राज्य सरकार या भारत सरकार के तहत कोई भी दूसरा पद धारण नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का विचार किस देश से लिया गया है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इसका उल्लेख आर्टिकल 108 में किया गया है। अगर किसी साधारण विधेयक को लेकर के संसद में गतिरोध हो जाता है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है और उस संयुक्त बैठक में अगर वो विधेयक पारित हो जाता है तो उसे पारित माना जाता है। ठीक है, ये जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, इसे हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। संयुक्त अधिवेशन को लेकर के 2-3 बातें हैं जो पूछी जाती हैं। एक चीज को ध्यान रखना, वित्त विधेयक या धन विधेयक से जुड़े मामलों में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। दूसरा, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। केवल जो साधारण विधेयक होते हैं उनको लेकर के संयुक्त अधिवेशन होता है। दूसरा, इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष उपलब्ध नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर वो भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। इस चीज को ध्यान रखना, राज्यसभा का सभापति जो देश का उपराष्ट्रपति भी होता है, वो कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल मैकॉल पठार नहीं है?
देखिए, मैकॉल पठार की बात करते हैं। मैकॉल पठार का जो सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च चोटी है, वो अमरकंटक कहलाती है। ठीक है, और इस अमरकंटक से कुछ नदियां निकलती हैं जिनको लेकर सवाल आपके पास बनता रहता है। जो मैकॉल पठार है आपका, ये मुख्यतः छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी जैसे मैंने कहा अमरकंटक है। इसी अमरकंटक के पश्चिमी भाग से यहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, यानी कहां से आ रही है? मैकॉल पठार से। तो नर्मदा इसका उत्तर नहीं होगा। इसी मैकॉल पठार का जो अमरकंटक है, इसके उत्तरी भाग से सोन नदी का उद्गम होता है। सोन नदी भी इसका उत्तर नहीं होगा। और इसके दक्षिणी भाग से महानदी का उद्गम होता है। उत्तर की साइड से सोन नदी और दक्षिण की साइड से महानदी और पश्चिम की साइड से नर्मदा, ये तीन नदियां निकलती हैं, यानी महानदी भी इसका आंसर नहीं होगा। आपका विकल्प बचा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से आती है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहां पर ध्यान रखना, जैसे अभी हमने देखा कि सोन नदी उत्तर की ओर से आ रही है और महानदी दक्षिणी छोर से निकलती है। क्वेश्चन आता है अमरकंटक से कौन सी दो नदियां हैं जो एक जगह से आ रही हैं, मतलब एक ही पहाड़ी से आ रही हैं लेकिन विपरीत दिशा में बहती हैं, वो सोन और महानदी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की यात्रा पर आए निम्न चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम को चुनिए। देखिए, भारत की यात्रा पर कई सारे चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री आए थे, जिसमें से तीन प्रमुख हैं, एक है इत्सिंग, एक है ह्वेनसांग और एक है फाहियान। इन तीनों में कौन सबसे पहले आया था? देखिए, जो फाहियान है ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, यानी गुप्त साम्राज्य के काल में 400 ईस्वी के करीब ये भारत में आया था। ठीक है, फाहियान के बाद ह्वेनसांग का नंबर आता है जो हर्षवर्धन के काल में आया था, 628 के करीब आया था। ठीक है, तो सबसे पहले फाहियान, उसके बाद आता है ह्वेनसांग, और ह्वेनसांग के आने के लगभग 50 साल के बाद, लगभग 670 ईस्वी के आसपास इत्सिंग भारत में आता है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले फाहियान, फिर ह्वेनसांग और फिर इत्सिंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता था? देखिए, जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन था, इसे किसने शुरू किया था? इसे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहते हैं और भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी भी हैं, इनके द्वारा यह शुरू किया गया था। खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अब लाल कुर्ती आंदोलन यानी इन्हें रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने करी थी? देखिए, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था हो जाएगी। इनका नाम कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इस संस्था की स्थापना 1888 में होती है सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसकी स्थापना में इनका सहयोग जो बनारस के राजा थे शिव प्रसाद सिंह, उन्होंने भी किया था। ठीक है, इन्हीं सर सैयद अहमद खान के प्रयासों से 1875 में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना होती है। वही कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी करी थी। ठीक है, एक इन्होंने पत्रिका भी निकाली थी जिसका नाम था राजभक्त। तो राजभक्त पत्रिका भी इन्होंने निकाली थी, उसको भी याद करेंगे। नेक्स्ट है, भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पारित किया गया था? यानी सती प्रथा पर जो निषेध का कानून आया था, उस पर पाबंदी लगाने वाला, वो कब पारित हुआ? ये पारित हुआ था 1829 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। किसके प्रयासों से ये कानून आया था? ये आया था उस समय का जो गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, और जो समाज सेवी थे राजा राम मोहन राय, उनके प्रयासों से आया था। ठीक है, शुरुआत में 1829 में जब ये कानून पारित हुआ तो इसे केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, लेकिन अगले ही साल 1830 में इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी और चेन्नई जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी वहां पर भी लागू कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, सरदार उधम सिंह ने निम्न में से किसे मारा था? देखिए, जो सरदार उधम सिंह हैं, इन्होंने लंदन में जाकर के माइकल ओ डायर की हत्या करी थी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। यह जो पूरी घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ी हुई थी। जब हमने राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ा था उसमें इस पूरी घटना को डिटेल में समझा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था
उसमें दो प्रमुख डायर की भूमिका थी। एक था जनरल डायर जो सेना का कमांडर था, जिसके नेतृत्व में वहां पर सेना जाती है, और एक उस समय जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था जिसका नाम था माइकल ओ डायर। ठीक है, इसी घटना का बदला लेने के लिए जो सरदार उधम सिंह थे ये लंदन पहुंचते हैं और लंदन में पहुंचकर 1940 में इस माइकल ओ डायर की जो समय एलजी था वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, इसकी हत्या कर देते हैं। तो ध्यान रखना, कुछ जगहों पर दिया है जनरल डायर की करते, जनरल डायर की नहीं करते हैं। जनरल डायर 1940 से पहले ही मर चुका था। किसकी हत्या करते हैं? ये माइकल ओ डायर की करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था? देखिए, सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबार द्वीप समूह जापानियों के द्वारा प्राप्त हुआ था। जापानियों ने यहाँ पर अधिकार किया और फिर इन्हें नेताजी को सौंप दिया। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर पहुंचे 1943 में, उन्होंने यहाँ पर अपना झंडा फहराया और इन दोनों के नाम उन्होंने परिवर्तित किए। अंडमान द्वीप को उन्होंने शहीद द्वीप का नाम दिया और निकोबार द्वीप को उन्होंने स्वराज द्वीप का नाम दिया। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 2018 में भारत सरकार ने अंडमान निकोबार के जो 3 द्वीप हैं, एक है हमारा रॉस द्वीप, एक है नील द्वीप और एक है हैवलॉक द्वीप, इन तीनों के नाम बदले। रॉस द्वीप को जो नाम दिया वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का नाम दिया, नील द्वीप को शहीद द्वीप और हेवल द्वीप को जो हैवलॉक द्वीप है उसे स्वराज द्वीप का नाम दिया गया। तो इन तीनों को भी आपने याद करना है, ये 2018 में हुआ था। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? देखिए, जो दुनिया की ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो ज़्यादातर हमें नवीन मोड़दार पर्वतों में देखने को मिलती हैं। जैसे हिमालय है, हिमालय भी क्या है? नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। हिमालय इसी के अंतर्गत आता है और दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो हिमालय का ही पार्ट है, तो वो भी इसी के अंतर्गत आती है। तो दुनिया की ऊंची ऊंची चोटियां हमें नवीन मोड़दार पर्वतों में देखने को मिलती हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अफ्रीका का जो सर्वोच्च चोटी है किलिमंजारो, वो भी नवीन मोड़दार पर्वत का ही उदाहरण है। तो इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पर कवर किया। पूरी डिटेल के साथ इनको देखा, इनको समझने का प्रयास किया, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।